हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 87, जो कि 23 फरवरी को आपको करनी है। तो बच्चों, यहाँ हमारी जो वर्कशीट है आज की, इसमें हमें यूरोप में राष्ट्रवाद एवं भारत में राष्ट्रवाद, जो 2 चैप्टर है हमारे हिस्ट्री के, तो इस बार आपकी हिस्ट्री से 2 ही चैप्टर आने हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइन वर्कशीट ये दे रखी है इन्होंने, ठीक है। यानी कि इस वर्कशीट में आपको भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित दोनों तरह के जो प्रश्न हैं वो इसमें दिए गए। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो जो रॉलेट एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। और इसी रॉलेट एक्ट का जो जवाब था वो जलियांवाला बाग में जो मीटिंग हो रही थी, इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि भारत के जो प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर जलियांवाला बाग जो मीटिंग में हो रहा था, फिर वहाँ पे मीटिंग हुई थी। और वहाँ पे तो सबको पता है कि जलियांवाला बाग में जो फिर हत्याकांड हुआ, उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन हमारा आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है। तो इसका आंसर हो गया तीसरा, 1919। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? ठीक है, इटली का एकीकरण पूछा है। तो जुसेप्पे मैज़िनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की थी, ये संबंधित है। प्रधानमंत्री कावूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया, ये भी संबंधित है इटली से। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया, ये भी इटली के एकीकरण से संबंधित है। जो नहीं संबंधित है वो है डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑटो वन बिस्मार्क था वो इटली के एकीकरण का सूत्रधार नहीं था, बल्कि वो जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा डी ऑप्शन है ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में वापस ले लिया गया था। तो फाइनली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको पूरी तरीके से 1934 में बंद किया गया था। पहले तो उसको 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब गांधी जी लंदन गए थे तो उस समय उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन जब वहाँ पे वो कुछ बात नहीं बनी और हमारा ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है असफल हो गया, तो उसके बाद फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा चालू कर दिया था। लेकिन फाइनली 1934 में, ठीक है, 1934 में फाइनली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। अब अगला हमारा स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक। तो आप सिर्फ मेटरनिक भी लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि नेपोलियन फ्रांस को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, ये उनका दुश्मन था, जो कि रूढ़िवादी चीज़ों का समर्थन करता था। तो इसी ने वियना संधि भी की थी। तो मेटरनिक जो है वो इसका आंसर है, ये स्टेटमेंट मेटरनिक ने दिया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर है 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्रों का मानवीकरण किया, ठीक है, और वे नारी के रूप में किया। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रवादी संघर्षों को बल मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी रूपकों का आविष्कार 19वीं सेंचुरी में हुआ था। फ्रांस में जो नारी रूपक थी वो थी मारियान, और जो जर्मनी में जो नारी रूपक थी वो थी जर्मेनिया। ठीक है, जो कि अपने अपने देश की राष्ट्र का प्रतीक थी। और इनके जो चिन्ह हैं जैसे कि स्वतंत्रता, गणतंत्र, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब मारियान का प्रतीक था। ठीक है, उसी तरीके से जर्मनी की अगर जर्मेनिया का देखें तो बलूत वृक्ष के जो पत्तों का मुकुट था, ये जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जो देखते हैं कि मारियान ने या जर्मेनिया ने यूरोप में एक तरीके से जो नारी रूपक चीज़ें थीं इनको राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बल दिया था। छठा प्रश्न है हमारा, जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी के लिखे गए पत्र में कौन सी 2 मांगी गई थी? यानी कि 1930 जनवरी 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा था, तो उसमें कुछ मांगे थी, 11 मांगे थी। तो उसमें से मुख्यतः 2 जो है हम यहाँ बताते हैं, जैसे कि जो भारतीय शराब है और विदेशी कपड़ों के सामने जो दुकानें थी उनके सामने भारतीय धरना दे सकें, और कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। लेकिन किस शर्त पे भाग लेगी?
कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दे। तो गांधी जी ने इरविन की इस बात को मान लिया था और अपने 11 सूत्र यानी कि 11 जो शर्तें थी उनके सामने रख दी थी। इस मांगों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था जो नमक पर कर लगाया गया था उसकी समाप्ति, क्योंकि प्रत्येक घर में नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका जाता था। तो इस तरह उन्हें दुकानों पे ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए भारतीयों को विवश होना पड़ता था। तो इसीलिए ये जो नमक वाली जो डिमांड थी गांधी जी की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनके 11 सूत्रों में 11 जो डिमांड थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी नमक पर जो टैक्स है उसको हटाना। अगला प्रश्न है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर हम देखें फ्रांस में एक ही भाषा यानी कि जो आप लैंग्वेज बोलेंगे वो अगर सभी एक बोलेंगे तो लोगों के अंदर एक कल्चर, एक डेवलपमेंट होती है, एक एकता की भावना आती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो रूसी आधिपत्य के खिलाफ जो पोलैंड था, पोलैंड में जो पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी उससे भी लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। फ्रांसीसी झंडा जो था उससे लोगों के अंदर, और जर्मनी में साझा संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक राष्ट्र के निर्माण में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद से अलूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन का क्या योगदान था? तो अलूरी सीताराम राजू तत्कालीन समय के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे और 1920 में अलूरी सीताराम राजू यानी कि इन पर महात्मा गांधी के विचारों का काफ़ी प्रभाव था और उन्होंने आदिवासियों को शराब छोड़ने और अपने विवाद जो है वो पंचायतों में हल करने के लिए सलाह दी थी। जो अलूरी सीताराम राजू है ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का इन्होंने समर्थन किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये चीज़ हुई थी, ठीक है। और उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने को कहा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग भी अपनाया, ठीक है। गांधी जी को बहुत मानते थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों को एक तरीके से नेतृत्व प्रदान किया। और देखते हैं कि कुछ समय बाद फिर इनको फांसी भी दे दी गई थी। तो यहाँ पर ही हमारे जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद दोनों की जो वर्कशीट है, थोड़ी सी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर वर्कशीट अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।